I request every principal and chief guest to come on the dais. आदरणीय अतिथि, सम्माननीय अध्यापकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं मोक्षी जैन, प्रथम पीयूसी ए विभाग की छात्रा, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी केवल हमारी भाषा नहीं है, हमारी संवेदना है। हम सिर्फ हिंदी बोलते नहीं हैं, बल्कि हम उससे अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी हमारे देश की शान है। अब मैं स्वर संगम वृंद को प्रार्थना और एक देशभक्ति गीत के लिए बुलाना चाहती हूँ। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने रही तू, तुझ पे कोई गम की आँच आने रही तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। धन्यवाद स्वर संगम प्रार्थना और एक देशभक्ति गीत के लिए। हिंदी हृदय की भाषा है, जिसकी वजह से हमारे शब्द हृदय से निकलते हैं और हृदय तक पहुंचते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी हिंदी मैडम शैलजा मान को स्वागत भाषण के लिए। मंच पर उपस्थित आज की अतिथि श्रीमती ए शशिकला, प्रिंसिपल डॉक्टर नलिनी मैडम, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती आरती हेगड़े, प्राध्यापक गण और मेरे प्यारे छात्र, आज के इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम के अतिथि है ए शशिकला। एमईएस कॉलेज
MES MPL PU कॉलेज की तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत है। इस अवसर पर आपका स्वागत करना मेरे लिए अत्यधिक संतोष और गर्व की बात है, क्योंकि शशिकला हमारे इस MES कॉलेज की अलुमनी है और मेरी प्यारी हिंदी छात्रा। MES मेन कॉलेज में 2001 से लेकर 2003 तक 2003 तक BA ऑप्शनल हिंदी, मेजर हिंदी करके वी हैड ए कोर्स MES कॉलेज में। तो MES कॉलेज में हिंदी ऑप्शनल की छात्रा थी और मैं वहां उस समय पढ़ाती थी। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज की छात्रा, वो भी एक हिंदी की विद्यार्थिनी, 15 साल तक लेक्चरर के रूप में काम करते हुए और अपनी PhD को भी कंप्लीट करने पर लगी हुई है। उस समय के मेरे जितने भी छात्रा है या मेरे कोलीग्स है हिंदी डिपार्टमेंट के, सभी ने PhD भी कर लिया है। तो हिंदी के क्षेत्र में आप वहां तक आगे जा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है शशिकला। फिर बाद में जब हमारे कॉलेज में साइकोलॉजी का कोर्स शुरू हो गया, तब हिंदी ऑप्शनल का कोर्स स्टूडेंट्स ने नहीं लिया। नया दौर जो आ गया था, 2003 वाज द लास्ट, हम मेन कॉलेज में हिंदी ऑप्शनल, संस्कृत ऑप्शनल और इंग्लिश ऑप्शनल अभी भी है शायद, तीनों संस्कृत और हिंदी के ऑप्शनल कोर्स उस समय साइकोलॉजी का कोर्स शुरू होने से वो मतलब उस समय बंद हो गए। मतलब वो नया दौर जब आ जाता है, तो उस दौर की मतलब आखिरी बैच की छात्रा है शशिकला। शशिकला बोलने में भी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि शशि बोलने की भी मुझे आदत है उसको। जब मैं उसे आमंत्रित किया, जब मैंने उसे आमंत्रित किया तो बहुत प्यार से उसने मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और समय से पहले ही एक अच्छे छात्रा की तरह, स्टूडेंट की तरह वो हमारे कॉलेज भी पहुंच गई कार्यक्रम के लिए। उनका परिचय मैं देना चाहती हूँ। इस प्रकार है, MES कॉलेज से डिग्री हिंदी मेजर लेकर फिर MA हिंदी बैंगलोर यूनिवर्सिटी से MPhil किया है। MPhil का विषय था मिथिलेश प्रसाद सिंह की कहानी संग्रह में सामाजिक चेतना। फिर बैंगलोर यूनिवर्सिटी में नारी साहित्य में महिला विमर्श, इस विषय पर पेपर प्रस्तुत किया है। अभी फिलहाल शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के अनुदित उपन्यासों में नारी के विविध रूप, इस विषय पर PhD कर रही है। और हमारी वाइस प्रिंसिपल यहाँ जो बैठी है ना, उनको भी हिंदी साहित्य का बहुत ज्ञान है। हमेशा जब मैं किताब जब मैं लाइब्रेरी के लिए किताब लेकर आती हूँ, तो मैडम जरूर देखती है कि मैं कौन सी किताब लेकर आई हूँ। शी इज इंटरेस्टेड, पढ़ती भी है और प्रेमचंद के बारे में भी, कबीर के बारे में भी मैडम बात करती थी। आजकल बहुत बिजी हो गए कोविड के बाद, फुर्सत नहीं मिल रहा है हमें इस बातों को। थोड़ा तमीज रखिए, हाँ आपकी इज्जत है। और 15 सालों से अभी बिशप कॉटन वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हिंदी की सेवा कर रही है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर JS नलिनी मैडम हमेशा हमें भी प्रोत्साहन देती है। और पिछले बार भी आपने देखा होगा, हमारे अलुमने, इसी कॉलेज की अलुमने अनन्या को भी बुलाई थी। उस अवसर पर जब मैंने कहा कि मैं भी कोई अलुमने ऐसे उनके प्रोत्साहन को देखकर
मैं भी बहुत उत्साहित होकर अपनी एक छात्रा को यहाँ पर बुलाई, क्योंकि नलिनी मैडम ने उसके लिए प्रोत्साहन दिया है। किसी के अंदर कोई भी काबिलियत हो तो उन्हें बहुत प्रोत्साहन देती है, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। मैडम, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। और हिंदी कार्यक्रम में तो अभी पहले ही परिचय दे चुकी हमारे वाइस प्रिंसिपल श्रीमती आरती हेगड़े का भी स्वागत है। यहाँ उपस्थित मेरे शिक्षक वृंद को भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। छात्रगण जिनके लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया है, आपका इसमें स्वागत है। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ जिनके बगैर ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है, सबसे पहले उनका भी स्वागत मुझे करना है, क्योंकि वही सबसे पहले यहाँ उपस्थित होते हैं। जब विषय की बात आई कि आज किस विषय पर एक रिसोर्स पर्सन को बुलाए, आपका ज्ञान बढ़े, तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद से बढ़कर आधुनिक काल के साहित्यकार में उनसे बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक उनके साहित्य को पढ़ा जाता है। राम जैसे आदर्श पात्र रामायण में यदि मिलते हैं, तो प्रेमचंद की हर कहानी में ऐसे आदर्श पात्र हमें मिलते हैं, जैसे बड़े घर की बेटी की आनंदी है, सुजान भगत, मेहनत, हर एक कहानी में आदर्श है, हमारे लिए एक संदेश है। इसलिए मुझे लगा जब विषय देना है तो आपके सिलेबस में भी है दोनों कक्षाओं के, और मैडम से मैंने कहा कि आप प्रेमचंद के बारे में ही हमारे विद्यार्थियों को और जानकारी दें। तो आज प्रेमचंद के विषय पर भी और जानकारी और आपका ज्ञान वर्धन करेगी हमारी अतिथि। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत। धन्यवाद मैम आपके स्वागत भाषण के लिए। हिंदी उन सब गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषा की अगली श्रेणी तक पहुंच सकती है। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे मुख्य अतिथि एन शैलजा मैडम को हिंदी के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रथम पीयूसी डी विभाग की माही को हिंदी के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए। क्या कौन वो बोल रहा है? यहाँ आ जाओ, बोलो। हाँ, एक गलती हो गई थी, माही 2 शब्द। ये सभी विद्यार्थी कल 1 ही घंटे में खुद तैयार हुए हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम के बारे में सोच रहे थे, तो कोई तैयारी हमने नहीं किया था। है भारत की आशा हिंदी, है भारत की भाषा हिंदी। हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो भारत के कोने कोने में बैठे लोगों को जोड़ने का काम करती है। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई सुंदर भाषा हिंदी को भारत के गणराज्य के आधिकारिक भाषा घोषित की है। हाथ में तुम्हारे देश की शान, हिंदी अपनाकर तुम बनोगे महान। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की खुशी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का जन्म जयंती भी मनाई जाती है, जिन्होंने हिंदी को भारत के आधिकारिक भाषा का मान दिलाने की दिशा में अथक प्रयास किया है। हिंदी मात्र भाषा ही नहीं, बल्कि वो हमको रचाती भी है। कहते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसे सोचते हैं वैसे ही लिखते हैं। इसी कारण हिंदी को मन की भाषा भी कहा जाता है। शुक्रिया। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि एन शशिकला मैडम को हिंदी के बारे में और प्रेमचंद के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए।
थे। मंच पर विराजमान आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया डॉक्टर नलिनी मैम, उप प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती आरती मैम, शिक्षक गण और मेरे पूज्य गुरुवर श्रीमती शैलजा मैम, और इस सभा के सबसे खास जिनके बिना, आप लोगों के बिना यह कार्यक्रम अधूरा है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा ढेर सारा नमस्कार। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। इस सभागार में उपस्थित आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं अपने गुरुवर श्रीमती शैलजा मैम, जिन्होंने मेरे जीवन को ज्ञान रूप में प्रकाश से प्रज्वलित किया, और आज के इस शुभ दिन, शुभ अवसर पर मुझे अपने कुछ विचारों को प्रस्तुत करने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और प्रिंसिपल मैम ने भी मुझे इतना प्रोत्साहन दिया यहाँ पर आने के लिए, बात करने के लिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मैम। तो धन्यवाद आप सबके लिए, मुझे मौका देने के लिए, यहाँ पर आकर बोलने के लिए। और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 19 साल पहले मैं भी आप लोगों के जैसे छात्रा थी, आप लोगों के जैसे मैं भी बैठी हुई थी, जो हिंदी सुनते हुए, और आज इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ मौका मिला कि आप लोगों के सामने बात करें। तो 19 साल पहले मैंने इसी कॉलेज में, जो मेन कॉलेज है MES मेन कॉलेज में, मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, और उसके बाद जैसे मैम ने परिचय दिया, बेंगलुरु विश्वविद्यालय से PG, उसके बाद MPhil, और उसके बाद अभी PhD कर रही हूँ। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे अध्यापिका श्रीमती शैलजा मैम ने मुझे यह मौका दिया, तो ये मेरे सबसे खुशी की बात है। तो आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी के महत्व के बारे में ऑलरेडी बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया है। तो हिंदी को महत्व दे और हिंदी को आगे साथ में ले चले, और भाषा बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से भाषा इतना जरूरी है कि अगर हम लोग इंसान है, जो इंसान के रूप में रहे, इसके लिए हिंदी भाषा की, हिंदी नहीं कहना चाहती, इसके लिए भाषा की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम लोग इंसान तो बन जाते हैं, और इंसानियत रहना इतना जरूरी है, क्योंकि आजकल इंसान इतने बदल गए हैं कि आप लोग को भी पता है, कक्षा में बार बार हम लोग को बच्चों को बताना पड़ता है कि आप लोग पहले इंसान बनिए। वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऐसे जमाना हो गया है कि कोई गिर जाते हैं या एक्सीडेंट भी हो जाता है कि क्या करते हैं, सबसे पहले मोबाइल निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसे वायरल करते हैं। तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा सोचने की बात है कि हम लोग इंसान के जैसे ही रहे, ना कि जानवर बने। तो भाषा, हम लोग जो भाषा के शिक्षक के रूप में जब हम लोग है, तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है कि आप लोगों को इंसान के रूप में देखे। तो मैं हमेशा आप लोगों को लगता है कि जो भाषा पढ़ाते हैं, लैंग्वेज टीचर्स जो है, ज्ञान बहुत देते हैं। इसका कारण यह है कि हम लोग चाहते हैं कि अपने छात्रों को, अपने बच्चों को, कि वो इंसान बने। सबसे पहले आप लोग इंसान बने, चाहे आप लोग गणित पढ़े या विज्ञान पढ़े। जब आप लोग विज्ञान करते हैं, तो वहां पर भी आप लोग सोचे कि एटम बॉम्ब का निर्माण करें, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। अगर आप लोग इंसान है, तो उसे जरूर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और जब आप लोग बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आप लोगों को भाषा की मदद से आप बहुत अच्छे बेहतर डॉक्टर बन सकते हैं, बेहतर जो आप लोग एक इंसान बनकर समाज की सेवा कर सकते हैं। तो भाषा बहुत ही जरूरी है, और भाषा तब तक जीवित रहती है जब तक हम लोग उसका इस्तेमाल करें। तो चलिए, चाहे हिंदी ही नहीं, सारी भाषाओं को हम लोग प्रोत्साहन दे, और भाषा को साथ में लेते हुए चले, क्योंकि भाषा लुप्त हो जाती है तो हम लोग अपनी भावनाओं को किसी तक पहुंचाने में काबिल नहीं होंगे। अगर किसी तक हम अपनी मन की बात, चाहे वो खुशी की हो या दुख हो, कुछ भी कहने के लिए किसकी आवश्यकता है, भाषा की आवश्यकता है। तो हम लोग भाषा को महत्व दें,
यही बताते हुए आगे आज का विषय जो प्रेमचंद मुझे दिया हुआ है इसके बारे में आगे मैं समझाना चाहती हूँ। आप लोग प्रेमचंद के बारे में पढ़ा है, इनके उपन्यास कहानी पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा लगता है इनके उपन्यास या कहानी? बड़े घर की बेटी और सुजान भगत जो आप लोग प्रथम पीयूसी और द्वितीय पीयूसी जो आपके पाठ्यक्रम में है, तो ये सब है। और यहाँ पर प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओके, इन्हें हम लोग देखते हैं ताकि आप लोग को बोर ना हो और सुनने में आप लोगों को समझ में आए, तो इसलिए पीपीटी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ओके, तो यहाँ पर प्रेमचंद जो है हमारे कलम के सिपाही कहते हैं। इनकी लेख इतनी अच्छी है तो इसीलिए इन्हें कलम के सिपाही कहते हैं। और इसके साथ जो है इट्स नॉट वर्किंग ओके, तो उपन्यास सम्राट ये भी आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद जो है ये उपन्यास सम्राट के तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रेमचंद जो है इन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में भी हम लोग जानते हैं। सम्राट यानी राजा, उपन्यासों के राजा कौन है? प्रेमचंद, जो हमारे सामने इतने सारे उपन्यास, चाहे आप लोग पढ़ा होगा, आप लोगों ने उपन्यास, अगर आप लोगों को किताब पढ़ने की जो इच्छा हो या अगर आप लोगों को बहुत पसंद है तो इनकी युवा से मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि इनके बहुत सारे सुंदर कहानियां हैं, जैसे कफन हो सकता है, बहुत सारे पंच परमेश्वर और उपन्यास निर्मला, ये सब बहुत ही सुंदर कहानियां और उपन्यास है। ये इतने प्रासंगिक है, हम लोग आज इन्होंने 20वीं सदी पर ये सारी रचनाएं की है, मगर आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और इसके बाद आगे हम लोग देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के ध्रुव तारा है प्रेमचंद। इतना जो स्थान, इतना अच्छा स्थान मिला है प्रेमचंद को। और इसके बाद जो है प्रेमचंद एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और अग्रणी संपादक थे। इन सब जो है प्रेमचंद का अलग अलग रूप है जो हम लोग जान सकते हैं। और इसके बाद प्रेमचंद की रचनाएं जो है हम लोग उसे समय के जो समय में बिल्कुल भी बांध नहीं सकते हैं। मैंने कहा ना कि 20वीं सदी में इन्होंने रचनाएं की, निर्मला, गोदान, गबन, और वो सारी रचनाएं जो है आज भी प्रासंगिक है। आज भी स्त्रियों की समस्या है, दलितों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है। तो उन सारी समस्याओं को जब आप लोग पढ़ेंगे, इनकी उपन्यासों को या कहानी को, आपको खुद पता चलेगा कि ये इतने अच्छे लेखक है या उपन्यासकार है। और इसके बाद आगे हम लोग देख सकते हैं, इनका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा इनके बारे में। प्रेमचंद जो है भारत के कालजयी साहित्यकार, आज से 142 साल, ओके, 142 इयर्स पहले इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को, इनका जन्म कहाँ पर? वाराणसी में। ये तो पता ही होगा, वाराणसी के निकट एक छोटा सा गांव लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ। और इनकी माता का नाम है आनंदी देवी। और इसके बाद ये तो आप लोगों के परीक्षा के लिए भी आप लोगों को पढ़ना होगा। अभी फिलहाल आप लोग अभी के छात्रा हैं, तो इनके पिताजी का नाम है अजायब राय श्रीवास्तव। और इसके बाद इनका वास्तविक नाम जो है वो है धनपत राय श्रीवास्तव। और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि इनके जन्म हुआ। प्रेमचंद जी का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, हम लोग उसका वैल्यू नहीं करते। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आसानी से कोई किताब मिल जाए, आसानी से हम लोग को कोई भी कपड़े मिल जाए, हम लोग क्या करते हैं? उसका वैल्यू नहीं करते। अगर प्रेमचंद का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, इन्हें बहुत संघर्षों के साथ अपना जीवन जो है उसे आगे ले जाना पड़ा। तो यहाँ पर जब इनका जन्म हुआ
एक प्रथा के साथ जुड़ी थी। वो यह प्रथा थी कि प्रेमचंद का जन्म जो है उनके माता पिता के पहले 3 संतान होते हैं, तीनों लड़कियां थे और उसके बाद चौथे बेटे के रूप में प्रेमचंद का जन्म होता है। उस समय माना जाता था कि जो चौथे बेटे के रूप में जब प्रेमचंद का जन्म हुआ तो कहा जाता है कि इस बेटे के जन्म के बाद कुछ ही सालों में माता या पिता किसी का देहांत हो जाएगा, तो उस बच्चे को क्या कहते, प्रेमकर कहते। और प्रेमचंद को बहुत ज्यादा सताते क्योंकि बच्चों को समाज, हम सब कहाँ रहते हैं, समाज में, सोसाइटी में रहते हैं, लोग हर तरह की बातें करते हैं, चाहे आप लोग अच्छा हो या बुरा हो, आप लोग अच्छा करें या बुरा करें, हमें सुनाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। तो प्रेमचंद के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो इन्हें प्रेमकर कहा गया। प्रेमचंद इतने दुखी हो गए, आगे बड़े होने के बाद उन्होंने प्रेमकर कहानी लिखी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उनमें कितनी पीड़ा थी, मन में कितना दर्द था, तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। और इसके बाद आगे यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा वैसे ही कुछ सालों बाद प्रेमचंद की माँ की मृत्यु हो जाती है। जब बच्चा जन्म होता है, प्रेमचंद जी का जन्म होता है 7 साल के बाद, सोचिए उस बच्चे का हालत क्या होगा जब कोई बच्चा अपनी माँ को खो देता है। माँ के प्रेम के बिना उस बच्चे का हाल कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर यही बच्चा जो है प्रेमचंद है, जिससे जो माँ के प्यार से वंचित हुआ। हर कोई बच्चा जो है उसके लिए माता पिता का प्यार बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे हम लोग जितना भी बड़े हो जाए, चाहे हम लोग बूढ़े ही क्यों ना हो जाए, माता पिता हर किसी के लिए जरूरत होती है। और ये बात मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, जानती हूँ। इसका कारण यह भी है कि जो कोविड, जो संक्रमण महामारी है, इसके बारे में हर कोई जानते हैं। मेरा परिवार भी इसका शिकार हुआ। मेरे पिताजी और मेरे भाई, छोटा भाई, एक ही भाई था मेरा, इन दोनों को मैंने खो दिया इस कोविड की वजह से। तो हम लोग, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि रिश्ता क्या होता है। मेरे लिए मेरे पिताजी जो है हमेशा मेरे से पहले खड़े होते और हर काम में हाथ पकड़ते हुए मुझे साथ ले जाते थे। तो हर बार मैं अपने पिता को, मेरा छोटा भाई जो है, उसे इतना याद करती हूँ कि मैं भूल ही नहीं पाती हूँ। इसीलिए आज के बच्चे जो है छोटी छोटी बातों पे अपने माता पिता पर गुस्सा होते हैं। तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जब माता पिता हमारे साथ होते हैं ना, उनका मूल्य पता नहीं होता, उनका वैल्यू पता नहीं होता है। जब वो हमसे दूर होते हैं तब बहुत दुख होता है। और जिंदगी की एक बहुत बुरी सच्चाई है बच्चों, आप लोगों को समझना होगा, जो हमारे साथ आज होते हैं ना, कल को किसी ने नहीं देखा। क्या हम लोग जानते हैं अगले क्षण में क्या होगा? क्या हम लोगों में से कोई बोल सकते हैं? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगले क्षण में क्या होगा? तो बस आप लोगों से यही विनम्र प्रार्थना करती हूँ, माता पिता जो है, चाहे वो गुरु हो, कोई भी हो, उनका इज्जत करना ना भूले, क्योंकि जिंदगी यही सिखाती है। मैंने पहले ही कहा, भाषा के अध्यापक जो है, इसके बारे में हम लोग को बहुत थोड़ा ज्यादा होता है कि बच्चों को अच्छे रास्ते पर ले आए। शिक्षक मतलब हम लोगों का काम ही यह है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आज आप लोग अपने माता पिता का बहुत ज्यादा इज्जत करें जब आप लोग खोते हैं ना उन्हें, क्योंकि जिंदगी की यह एक सच्चाई है कि वापस हम लोग उनसे कभी मिल नहीं कर सकते। ये बहुत बुरी सच्चाई है, बहुत ही कड़वी है, जो हम लोग इसे अपना नहीं पाएंगे। और जब हम लोग जीते हैं ना इसके साथ, तब दर्द और ज्यादा होता है कि उन्हें देखने का ललक इतना ज्यादा होता है कि उन्हें देखना चाहते हैं। 2021 को मैंने 20 दिन के फर्क में, मतलब 20 डेज, मैंने अपने पिता और मेरा छोटा भाई जो है, दोनों को खोया। आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई हूँ। जिंदगी ऐसा है कि हम लोग को आगे जाना ही पड़ता है। क्या हम लोग रुक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और हम लोग इंसान ऐसे प्राणी है ना, जिंदगी के साथ हम लोग आगे जाने लगते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आपके साथ आपके दोस्त हो या आपके माता पिता हो, जो भी आपके साथ दे रहे हैं ना, उन्हें वैल्यू करना कभी ना भूलिए। एटलीस्ट एक सुबह जो है आपके माँ जब कुछ देते हैं, धन्यवाद, या एटलीस्ट आप धन्यवाद नहीं कह सकते, एक स्माइल तो दे सकते हैं ना।
बहुत ज्यादा प्रीशियस है, इतना आप लोग ऐसा नहीं कि कहीं खरीद के ले आकर देना है, बस एक स्माइल, या आपके टीचर्स को भी सोचिए उनका दिल बन जाता है आपके एक स्माइल से। मैं सोचती हूँ कि आज से ये बात याद रखे और हर किसी का वैल्यू करना, महत्व देना आप लोग सीखे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने निजी विषय को भी इस दौरान बता दिया आप लोगों को, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी मैं समझ सकती हूँ कि प्रेमचंद के साथ कैसा हुआ। जब हम खुद गुजरते हैं ना उस स्थिति से, बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि वो स्थिति क्या होता है। इसलिए मैं, और वो तो 7 साल का बच्चा, सोचिए मैं इस उम्र में अपने पिता के बिना जीना इतना मुश्किल होता है, तो सोचिए वो छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसकी जिंदगी में क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और पिताजी ने क्या किया, जैसे ही माँ की मृत्यु हुई कुछ ही सालों में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उस बच्चे का सोचिए जब माता उनके जीवन में आती है। यहाँ पर एक और बात मैं समझाना चाहती हूँ, जब भी कोई भी जिम्मेदारी किसी भी लड़की या किसी भी लड़के को मिले, चाहे वो दूसरे बच्चे को अपनाना हो, क्योंकि सिचुएशन पता नहीं कब क्या होता है। जब कभी आप लोगों को ये जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि बिंदा भी एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसमें एक बच्ची की मौत हो जाती है विमाता के कारण। कल मैंने किया बिंदा इनके लिए। तो सोचिए कहानी में कितना कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं कि इसी प्रकार यहाँ पर पिताजी क्या करते हैं, दूसरा विवाह कर लेते हैं, और उसके बाद जो है विमाता का प्यार बिल्कुल भी इसे नहीं मिलता। प्रेमचंद को बिल्कुल भी अपने विमाता का सौतेली माँ जो है, स्टेप मदर जो है, उसका प्यार बिल्कुल भी नहीं मिलता। और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा के बारे में। इन्होंने उर्दू और फारसी में पढ़ाई की। 13 वर्ष में तिलक ने होशरुबा पढ़ा, और उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में सेकंड डिवीजन में पास किया। इसका कारण यह है कि एक बहुत बीमार पड़ गए। मैंने कहा ना, माँ नहीं है, देखभाल करने वाले कोई नहीं थे, इसीलिए 10th में कौन से सेकंड डिवीजन में ये पास होते हैं। और इसके बाद आगे नौकरी, स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं, और उसके बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद के रूप में नियुक्त होते हैं। मगर उस समय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हो रही थी। देश जो है उस समय देश के आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो इसीलिए उस समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर सोचिए प्रेमचंद ने जो 20 रुपया या 18 रुपया मासिक सैलरी वेतन जो मिल रहा था, उस समय 18 रुपया मतलब बहुत ज्यादा, बच्चों आज के लिए बहुत ज्यादा है, तो वो नौकरी भी त्याग देते हैं। कौन त्याग देते हैं? प्रेमचंद त्याग देते हैं। और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं लेखक को ही अपना व्यवसाय मान लिया, वो लेखक के रूप में ही आगे बढ़ने लगे और बहुत सारी कहानियों की रचना की, पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हंस नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका, और जागरण नामक समाचार पत्रिका इन्होंने संपादन किया। और इसके बाद नवाब राय के नाम से इन्होंने लिखना भी शुरू किया। और इसके बाद इनकी शादी, तो जन्म हो गया, माता पिता के बारे में जान गए, और शिक्षा नौकरी के बारे में हो गया, उसके बाद क्या है जिंदगी में? शादी। तो यहाँ पर इनका जो है विवाह, मैंने कहा ना इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। तो पहला विवाह जो है 15 साल के थे। प्रेमचंद, आप लोग 17-18 साल के हैं, 17-18 ईयर्स के बच्चे हैं। सोचिए प्रेमचंद 15 साल, 15 ईयर्स के थे जब उनकी शादी हो गई, बहुत छोटे थे। और जिम्मेदारी क्या पता होता है? क्या आप लोग जानते हैं शादी का जिम्मेदारी क्या होता है? जानते हैं? वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि इतनी छोटे उम्र में आप लोग शादी की जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने विमाता जो है उनके द्वारा चुनी गई एक लड़की से उनकी शादी होती है, जो उम्र में इनसे बड़ी होती है, लेखक से बड़ी, प्रेमचंद से बड़ी होती है। तो उनका तालमेल में
ही बैठता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब पत्नी मायके जाती है तो वापस नहीं आती, वो वहीं पर रह जाती है क्योंकि पति पत्नी का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। और इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी बातें इसके बाद राइट किया, लेफ्ट क्लिक करो। ओके, तो इस तरह प्रेमचंद जो है शादी क्या होता है थोड़ा जानने लगे, तो इसीलिए विधवा विवाह के बारे में समर्थन किया। प्रेमा उपन्यास लिखते हुए अनमेल विवाह जो प्रेमचंद का भी हुआ था, एज डिफरेंस, या तो लड़की बहुत छोटी होती है या बड़ी होती है, क्योंकि एज डिफरेंस जब होता है तब भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसके ऊपर आई थिंक निर्मला उपन्यास उसका रचना की उन्होंने। और उसके बाद जो है नारी के बारे में, संयुक्त परिवार के बारे में, इन सब के बारे में प्रेमचंद ने हमें बहुत सारे रचनाएं की। और इसके बाद तो मैंने पहले ही कहा कि इनकी पहली शादी जो एक बड़ी लड़की के साथ हुई थी इसलिए निभा नहीं पाया, इसलिए प्रेमचंद, और मैंने ये भी कहा कि विधवा विवाह के लिए भी उस समय ऐसा होता था कि बहुत छोटे छोटे बच्चे ही कह सकते हैं, 7 साल 6 साल 8 साल के बच्चे जो है उनकी शादी हो जाती थी। तो और उनके पति जो है, पता भी नहीं होता है कि पति अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है, समझने से पहले उनकी पतियों की मृत्यु हो जाती थी। तो इसी वजह से वो बच्चे क्या होते, विधवा। तो इसीलिए प्रेमचंद विधवा विवाह का प्रोत्साहन किया। सोचिए कि एक छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची विधवा हो जाती है तो उसके सामने कितनी जिंदगी बची होती है। क्या पूरी जिंदगी उसे विधवा होकर रहना है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए प्रेमचंद ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। ना कि सिर्फ प्रोत्साहित किया बल्कि खुद उन्होंने एक विधवा से शादी की, वो है शिव रानी। शिव रानी जो बाल विधवा है, जो बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है। और तो ये है शिवरानी, प्रेमचंद की दूसरी पत्नी। ओके, और इसके बाद ओके, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट तो आई थिंक हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि शिवरानी के शादी करने के बाद इनके जो 3 बच्चे होते हैं, तीनों बच्चों का नाम श्रीपति राय, अमृत राय और श्री देवी श्रीवास्तव, ये 3 बच्चे हैं इनके। ओके, और इसके बाद आगे ये है शिवरानी जो प्रेमचंद की पत्नी है। और फिल्मों के क्षेत्र में भी प्रेमचंद ने काम किया। उनका पहला जो था फिल्म वो था मजदूर, मगर मुंबई में उनका कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, रास नहीं आया, इसीलिए फिल्म के क्षेत्र को वो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। और इसके बाद जो है उनका जो पहला कहानी संग्रह सूखे वतन जो है वो जब्त हो जाता है। मैंने कहा ना, उस समय देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई हो रही थी और इसी वजह से, और ये सूखे वतन जो है यह देश प्रेम की कहानियां थी, इसीलिए इसे जब्त कर दिया गया था। तो प्रेमचंद ने क्या किया, नाम बदलकर नवाब राय के रूप में कहानियों को लिखना शुरू किया। और इसके बाद आगे हम लोग देख सकते हैं, ओके, रचनाएं बहुत जल्दी कर रही हूँ आप लोग, ताकि जल्दी से खत्म करके बड़े करके बेटी और सुजान भगत की आप लोग को समझाऊं। ये है रचनाएं बहुत सारे उपन्यासों की रचना की जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे देवस्थान रहस्य, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। गोदान इनका आखिरी उपन्यास है जो पूरा हुआ, ये आखिरी उपन्यास है। मंगलसूत्र जो है अपूर्ण है, ये पूरा करने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद आगे इनकी कहानियां सप्त सरोज, नव विधान, प्रेम पूर्णिमा, 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखे हैं प्रेमचंद। प्रेम 25, प्रेम प्रतिमा, प्रेम
द्वादशी समर यात्रा, मानस सरोवर और उसके बाद कफन जो है इनकी आखिरी कहानी है। जिंदगी में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, अनुभवों के साथ हम लोगों का सोच भी बदल जाता है। तो कफन जो है मृत्यु से पहले इन्होंने लिखा है। और इसके बाद नाटक भी है करबला प्रेम की बेदी, जो उपन्यास ज्यादा उपयुक्त है कहना। और इसके बाद आगे हम लोग देख सकते हैं अनुवाद भी किया इन्होंने रतन नाथ, और बहुत सारे जो है इन्होंने अनुवाद भी किया है। और इसके बाद जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जीवन में जीवन के आदर्श क्या है। देखिए यहाँ पर जीवन उद्देश्य कर्म है। आजकल के बच्चे या बड़े जो भी है आलसी ज्यादा है। कहते हैं ना भारत देश इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारे भारत देश में आलसियों की ज्यादा जो नंबर जो है बहुत ज्यादा है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हम लोग सोचते हैं आज नहीं नहीं कल करेंगे। अगर आप लोगों की परीक्षा है, पढ़ाई करना है, तो आप लोग क्या सोचते हैं, नहीं आज करेंगे, उसके बाद इसी तरह आप लोग आगे सोचते रहेंगे। तो यहाँ पर प्रेमचंद से आप लोग को एक और प्रेरणा मिलती है, कर्म जो है निरंतर करते रहना है। और उसके बाद जो है देखिए खाने और सोने का नाम जीवन नहीं, सिर्फ खाकर सोना बिल्कुल भी जीवन नहीं है। जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने का, लगन का। तो जीवन में जिंदगी में हम लोग को आगे बढ़ते रहना है, यही जिंदगी है। सिर्फ खा पी कर सोना बिल्कुल भी जिंदगी नहीं है। और इसके बाद आगे जो है स्वावलंबी, इंडिपेंडेंट होना है। तो क्या आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने पैरों पे खड़े नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में अपने दम से कुछ करे, वो है स्वावलंबी। और इनके सभी आदर्श पात्र जो है उसमें जीवन है और बनावटी दिखावे की जरूरत नहीं है। कभी भी बनावटी होकर जो हम लोग नहीं है उसे दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद प्रेम से रहना है। मैंने शुरू में भी कहा कि एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार हम लोगों को करना है। श्रद्धा क्षमा की भावना होनी चाहिए। आजकल बच्चों में मैं बहुत बार देखती हूँ, अगर कोई गलती कर लेते हैं तो इतना बड़ा बनाते हैं। एक बात सोचिए कि हर कोई गलती करते हैं, तो गलती का जब हम लोग कुछ गलती करते हैं तो क्यों दूसरों को क्षमा नहीं देते? तो क्षमा करना चाहिए। वो क्षमा करके आप लोगों को बड़ा होना है, ना कि गुस्सा दिखाकर या घमंड दिखाकर। और इसके बाद बात करिए प्रेम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद निधन, जो 8 तारीख 10 को 1946 1936 जब प्रेमचंद जो है 56 ईयर्स के थे तब उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो है विपत्ति से प्रेमचंद की बहुत सारे कोट्स अगर आप लोगों को वक्त मिले तो देख लीजिए, इतने सुंदर है कि देखिए विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। तो विपत्ति प्रॉब्लम जिंदगी में जो मुश्किलें हैं उसी से हम लोग के लिए विद्यालय है, वही हमारे लिए स्कूल है, क्योंकि उसी से सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था प्रेमचंद का बहुत ही सुंदर, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये इनका परिचय है। तो आप लोगों के लिए 2 कहानी है, जो द्वितीय पीयूसी के बच्चे हैं उनके लिए सुजान भगत है। और इसके बाद जो है प्रथम पीयूसी के लिए बड़े घर की बेटी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, ये बात आप लोगों से कहना, क्योंकि मेरे विद्यालय में जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ पर विनय कुमार यादव है। इन्होंने एक बार कक्षा में वही कहते हैं कि युवा में कितनी ताकत है। आप लोग युवा है, आप लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों की कोशिश की वजह से बच्चों की जो वजह से कोशिश की वजह से क्या हुआ, प्रेमचंद का घर जो है वो उसका हालत बहुत बुरा हुआ था। प्रेमचंद इतने प्रसिद्ध है मगर उनका घर का हालत जो है इतना खराब था कि कोई देखने वाले नहीं थे। अगर अंग्रेजी की बात करें तो शेक्सपियर के जो म्यूजियम है इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो विनय सर ने क्या किया, वहाँ गए, वहाँ पर हमारे सर भी खड़े हैं। और उसके बाद जो पत्रिका में भी आया हुआ है
और मुलायम सर से मिले जो, और उसके बाद उनसे प्रार्थना की, सिर्फ प्रार्थना नहीं की, आग्रह की कि जो प्रेमचंद का जो घर है उसे म्यूजियम के रूप में बदले। तो आज जो है हमारा आप लोगों की कोशिश की वजह से, इसलिए मैंने कहा अगर आप लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों की वजह से आज जो प्रेमचंद का घर जो है वो संग्रहण के रूप में, म्यूजियम के रूप में आज है। ओके, तो ये था प्रेमचंद का परिचय। और अभी जो है आगे बढ़ते हैं, दो कहानियों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त परिचय आप लोगों को देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग देख के सुनेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है बड़े घर की बेटी, ऑलरेडी हमने कर दिया होगा। तो ये है बड़े घर की बेटी कहानी है, और इसके बाद आगे, और ये है ग्राम्य, पूरा प्रेमचंद में इस कहानी में ग्राम का चित्रण है, ग्रामीण चित्रण है। तो यहाँ पर इस कहानी का हर कोई कहानी हो या पद्य हो, उसका संदेशा होती है, मॉरल होती है हम लोगों को सीखने के लिए। आजकल बच्चे क्या कर चाहते हैं, जो आजकल के फैमिलीज के देखे तो क्या होता है, एकल परिवार, जॉइंट फैमिलीज नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज है। मगर इस कहानी में हम लोग देख सकते हैं जॉइंट फैमिली को ज्यादा महत्व दिया हुआ है, और उसके महत्व को समझाया गया है, रिश्तों के मूल्यों को समझाया गया है इस कहानी में। और आनंदी इस कहानी की नायिका है जो उच्च कुल की स्त्री है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटी छोटी बातें जो है इतनी बड़ी हो जाती है कि रिश्ते ही बिगड़ जाती है, ऐसा ही इस कहानी में होता है। तो मुख्य पात्र में कौन कौन है, आनंदी, श्रीकर्ण, लाल बिहारी सिंह, बेनी माधव सिंह, भूप सिंह, ये जो है इस कहानी के मुख्य पात्र में है। और इसके बाद जो है ये है बेनी माधव सिंह, जो गांव के जमींदार और नंबरदार का ये बेनी माधव सिंह, श्रीकर्ण के पिताजी। और इसके बाद ये है बेनी माधव सिंह के दो बेटे, एक है श्रीकर्ण और दूसरा है लाल बिहारी सिंह। श्रीकर्ण जो है पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी में बीए किया हुआ है, मगर लाल बिहारी जो है पढ़ाई नहीं की है। मगर यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानी ऐसी होती है, इस कहानी में पढ़ाई को भी महत्व दिया गया, उस जमाने में शिक्षा को महत्व दिया गया, और उसके साथ हमारे भारतीय संस्कृति संस्कार को भी महत्व दिया। तो यहाँ पर जो श्रीकर्ण जो है अंग्रेज में बीए किया, मगर ज्वाइंट फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और उसके बाद आयुर्वेदिक औषधि को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, विश्वास रखता है। मतलब लाल बिहारी जो है, जब भी बच्चे होते हैं 1 2 3, कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते, कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही लाल बिहारी का था, जो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। और इसके बाद जो है दूसरा पात्र, सेकंड फैमिली जो है, पहला फैमिली जो है बेनी माधव सिंह, अभी जो हम लोग देखते हैं भूप सिंह, जो आनंदी के पिताजी है, छोटी सी रियासत के थे। और यहाँ पर हम लोग, उनकी कितनी बेटियां थी, 7 बेटियां। ओके, और उसके बाद आनंदी जो है चौथी बेटी थी, सबसे रूपवती, सबसे गुणवती। माता पिता को जो सुंदर संतान जो है बहुत ही प्यारे होते हैं, तो वो सिर्फ अपने बेटी आनंदी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आगे तो यहाँ पर आनंदी उच्च कुल की लड़की थी, और आनंदी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। और उसके बाद आनंदी की शादी जो है श्रीकर्ण के साथ होता है। तो ये दोनों आनंदी श्रीकर्ण है। इसके बाद जब आनंदी, एक लड़की की जिंदगी तब बदलती है जब उसकी शादी होती है, क्योंकि माता पिता के घर में तो उसका जिंदगी बहुत अलग होता है, मगर शादी के बाद उसकी जिंदगी जो है पूरी तरह से बदल जाता है। तो यहाँ पर उसकी शादी, उसके पिताजी, यहाँ पर भी प्रेमचंद के गुण के बारे में देख सकते हैं कि शादी जो है, यहाँ पर ये देखकर लड़के से शादी नहीं किया कि वो अमीर है, उसके पास पैसे हैं, इसलिए शादी करते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है और लड़का अच्छा है। तो इसीलिए अपने बेटी की शादी किसके साथ करते हैं, श्रीकर्ण के साथ।
देहाती परिवार था, घर में कुछ भी नहीं था। आनंदी जो है अच्छे घर की बेटी है, तो साथ में रेशमी स्लीपर भी ले जाती है, मगर रखने के लिए जगह नहीं होता है। तो इसके बाद कहानी में एक और पहाड़ है। पहले दृश्य में आप लोग देख सकते हैं कि गोपिन का परिचय मिल गया, बेनी माधव, आनंदी और श्रीकांत, इन सबका परिचय मिल गया। तो आगे हम लोग देखते हैं कहानी के यहाँ पर जो है दो चिड़िया, ये कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि लाल बिहारी आनंदी का देवर है, दो चिड़ियों का मांस ले आता है, अपनी भाभी से कहते हैं इसे जल्दी से पकाओ। और क्या होता है, ये बड़ी घर की बेटी है, सेविंग्स के बारे में क्या जाने, बचत के बारे में क्या जाने, आंटी में पाव भर घी होता है, तो वो क्या करती है, पूरा मांस में डाल देती है, मगर डालने की नहीं होता। और आनंदी की एक और बड़ी बात यहाँ पर देख सकते हैं, लाल बिहारी के आने से पहले ही वो खाना व्यंजन सब पका लिया होता है, फिर भी देवर के कहने से वापस पहले से खाना बनाती है और अपने देवर को देती है। मगर इसके बाद जो है आगे लाल बिहारी जो है बस छोटी सी बात कि दाल में घी नहीं है, बस इस इतनी सी छोटी सी बात पर वो बिगड़ जाता है और अपनी भाभी के प्रति बहुत गुस्सा दिखाता है। तो क्या होता है, दोनों में बात चलने लगती है और लड़की ऐसी होती है, चाहे उसे कुछ एक दो बात भी कहे तो वो सहन कर लेती है, मगर बात अपने मैके की आती है वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, लाल बिहारी पहले तो उसे बहुत कुछ कहता है, तो आनंदी को ज्यादा नहीं कहती, मगर वो क्या करता है, उसके मैके के बारे में कहता है। क्या वो चुप रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, वो भी सुनाती है, वो भी उल्टा लाल बिहारी को सुनाती है। और ये पहले ही गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, गुस्सा नाक पर है, तो क्या करता है, ये भी भूल जाता है कि सामने जो है वो अपनी भाभी है। वो क्या करता है, उसे कड़ाहों से मार देता है और भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, मतलब ये गवार भूल जाता है कि वो माँ के समान है। कभी कभी गुस्सा इतना बुरा होता है ना, गुस्से में क्या कर बैठे हमें तो पता नहीं होता है। ऐसा ही हाल यहाँ पर लाल बिहारी का होता है, वो अपनी भाभी को खड़ाऊ से मार देता है। आनंदी क्या करती है, हाथ रख लेती है, उसका सिर तो बच जाता है, मगर हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। और इसके बाद आगे कहानी में आप लोग देख सकते हैं कि तो यहाँ पर श्रीकांत जो है काम करने के लिए इलाहाबाद जाता है, वो वहाँ गाँव में नहीं रहता है, उस समय ये सब बहुत होता था, काम करने के लिए कहीं और जाना पड़ता, तो इसलिए वो इलाहाबाद गया हुआ होता है। और इसीलिए क्या होता है कि आनंदी और वो आता है शनिवार को, ये घटना घटती है बृहस्पति यानी थर्सडे को। तो 2 दिन इमेजिन, कोई गुस्से में है, अपने पति से कहना चाहती है और वो घर में नहीं है, तो 2 दिन उसे इंतजार करना पड़ता है। मोबाइल नहीं है, हाँ, आज के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, एक क्षण में बात को पहुंचा सकते हैं, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसे 2 दिन का इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा चिंतित होकर दुखी रहती है। शनिवार को श्रीकांत घर वापस लौटता है, तो अपने जैसे ही वो घर आता है तो बेनी माधव और लाल बिहारी पहले से ही कहते हैं कि इसकी गलती है। तो श्रीकांत सोचने लगता है कि आखिर हुआ क्या है, तो वो अपनी पत्नी के पास जाता है, पूछता है कि बात क्या हुआ, तो वो पूरी कहानी समझाती है कि ये हुआ। तो श्रीकांत को बहुत बुरा लगता है कि एक स्त्री के ऊपर ये कैसे हाथ उठा सकता है, वो भी माँ समान भाभी पर कैसे हाथ उठा सकता है, तो ये उसे बहुत बुरा लगता है, पूरी रात नहीं सो पाता है। और ये श्रीकांत ऐसा व्यक्ति है कि हमेशा, मैंने पहले ही कहा, जॉइंट फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला, मगर ये क्या करता है, पिताजी के पास जाता है और कहने लगता है कि अब मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, नहीं होगा, मुझे जाना है अलग। पूरे गांव वाले, अगर मैंने कहा ना पहले भी कि हम लोग कुछ अच्छा करें तो लोग बात करते हैं, बुरा करें तो लोग बात करते हैं, अगर गिर जाते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो यही मौका पूरे गांव वालों को मिल जाता है कि क्योंकि ये एक आदर्श परिवार था, बहुत सब एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। अब मौका मिल गया कि उन्हें बात करने का, कि ये भी इनके घर में भी लड़ाई होती है, तो इस वजह से क्या होता है, पूरे गांव के लोग खुश हो जाते हैं। आगे बात इतनी बिगड़ जाती है कि श्रीकांत तैयार नहीं होता है घर में रहने के लिए
वो कहता है कि नहीं अब मुझे जाना है, घर छोड़ के जाना है। तो आनंदी को ये सब देख के लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और स्त्रियों का ऐसा होता है, जब भी कुछ बातें कहते हैं रो देते हैं, और ये जो है घी के जैसे काम करता है, सामने वाले का गुस्सा दुगना हो जाता है। यही श्रीकंठ के साथ हुआ, मगर आनंदी को लगता है उसने जो किया वो बहुत गलत किया। तो इसीलिए वो जाती है अपने पति के पास, और इसी बीच में लाल बिहारी भी अपने बापू से रियलाइज होता है मैंने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, गलत था। माँ के समान भाभी के ऊपर इस तरह हाथ उठाना बिल्कुल भी सही नहीं था। तो अपने गलती को वो समझ लेता है, और इसके बाद जो है वो अपने भाभी से क्षमा भी मांगता है। गलती तो हर कोई करते हैं बच्चे, हमेशा आप लोग याद रखिए माफी मांगना बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोग छोटे नहीं होते हैं माफी मांगने से, बल्कि आप लोग बड़े होते हैं। आपके मन का बोझ भी कम हो जाता है, सामने वाले भी खुश हो जाते हैं। जब गलती करें हमेशा याद रखिए माफी मांगना है, उससे कभी छोटे नहीं होते। तो लाल बिहारी क्या करता है, माफी मांग लेता है, और उसके बाद जो है बात संभल जाती है। बड़े घर की बेटी होने के कारण जो है बात पूरी तरह से संभाल लेती है कौन, आनंदी। तो सब वापस खुशी से रहने लगते हैं। जो श्रीकंठ जो है अपने भाई से गले लगता है, और बेनी माधव ये दृश्य देखकर इतना खुश हो जाता है, और गांव के सभी लोग यही कहने लगते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। कहानी समाप्त। और अब जो है ये है कहानी, तो इसलिए मैंने सोचा चित्रों के साथ समझाने से आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो पीयूसी के बच्चों के लिए एक और कहानी है, क्योंकि आज का विषय प्रेमचंद है, तो सुजान भगत आप लोगों की विद्या पीयूसी के बच्चों के लिए कौन सा है, सुजान भगत। तो सुजान भगत कहानी जो है, इस कहानी में हम लोग देख सकते हैं कि इस कहानी में ये भी ग्रामीण परिवेश का ही कहानी है। कहानी का नाम है सुजान भगत, और इसके रचयिता है प्रेमचंद। और इस कहानी ये भी ग्रामीण परिवेश की कहानी है, और इसमें कहानी का संदेश यह है कि हमारे देश में किसान जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो लोग नहीं है ना, हमें अनाज नहीं मिलता, खाने के लिए खाना नहीं होता, तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। कठिन परिश्रम, अगेन यहाँ पर प्रेमचंद मेहनत के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर धर्म का महत्व भी बताते हैं इस पाठ में। इसके बाद आगे जो है इस कहानी के मुख्य पात्र में है सुजान, जो एक आम किसान है। बुलाकी सुजान की पत्नी है। बुलाकी और सुजान का बड़ा बेटा है शंकर, बुलाकी और सुजान का छोटा बेटा, और वृक्ष जो अमोल गांव का है। और इसके बाद कहानी की शुरुआत होती है। ये एक आम किसान है, नॉर्मल फार्मर है वो, और उसके बाद यह एक कहानी जो है एक सफर है, कैसे सुजान एक किसान, आम किसान, एक साधारण किसान जो है महतो भगत कैसे बनता है। तो यहाँ पर सुजान भगत बनने के बाद पूरे गांव के लोग उसी के घर में होते हैं, सेवा करता है, और हर तरह के लोग उसके घर में आके रहने लगते हैं। और इतना मेहनत करता है सुजान, जो यहाँ पर 3 वर्ष लगातार ऊब जो है लगती है उसके खेती में, और कमाई कितनी होती है। हम लोग को कभी किसान को कम नहीं सोचना है, क्योंकि एक साल में जब वो कमाते हैं ना, वो कम नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखिए 2,500, मतलब मेहनत करना पड़ता है, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो उस जमाने में कितना उसकी जो पैसे मिलते हैं 2,500, आज के कैलकुलेशन में 4 to 5 लाख पैसे उसे अपनी मेहनत की वजह से मिलता है। अगर हमें पैसे मिल जाते हैं तो हम किसकी ओर झुकते हैं, मूवी देखना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं। मगर उस समय जो है सुजान किस तरफ उसका झुकाव होता है, धर्म के प्रति उसका झुकाव होता है। तो वापस यहाँ पर इस पाठ में आप लोग देख सकते हैं कि कठिन परिश्रम, मेहनत करने से मानव को धन दौलत मान मर्यादा
प्राप्त होती है। तो मेहनत सबको करना चाहिए। और इसके बाद आगे जो है, पत्नी को लेकर जब पैसे आता है तो वो गया यात्रा पर जाता है। गांव में एक पक्का कुआं बन जाता है और पूरे गांव के लोगों को ब्रह्म भोज भी कराता है। और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि सुजान के दो बेटे हैं, शंकर और भोला। देखने में तो बहुत एक्टिंग करते हैं मगर बहुत आलसी है, काम नहीं करते हैं। और उसके बाद जो है, सुजान जब धर्म की ओर झुकता है तो क्या होता है, कभी कभी ज्यादा धर्म करने से ना घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वो अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता बन जाता है। और इसके बाद आगे जो है, एक दिन ऐसा होता है कि उनके घर में एक भिक्षुक आता है और सुजान सेवा में इतना उसका मन है, जब कोई भिक्षुक आए तो उसे कुछ देना चाहता है। मगर क्या होता है, पत्नी और बेटे जो है भिक्षा नहीं देना चाहता है। तो सुजान क्या करता है, खुद जाता है और वो ज्यादा देना चाहता है, मगर बच्चे और पत्नी के सामने दिखाना चाहता है कि बहुत कम दे रहा है। तो छुपाते हुए लेते वक्त क्या होता है, पूरा अनाज नीचे गिर जाता है। तो पत्नी और बेटे दोनों उसे बहुत ज्यादा सुनाते हैं। तब सुजान को लगता है कि इस घर को मैंने बनाया, कमाता मैं हूँ, मगर भिक्षुक को देने का हक भी मुझे नहीं है। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, चिंतित होता है। पूरी रात पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि आगे मुझे क्या करना है। उसने क्या किया था, बहुत पैसे कमाया था और काम करना छोड़ दिया था। तो उसे लगता है कि अब मुझे वापस मेहनत करना होगा। तो वापस मेहनत करना शुरू करता है, बहुत मेहनत करता है। तो जगह जगह इतना अनाज, मतलब इतना फसल आता है कि उसकी सफलता यही पर प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद जो है, खाने और वापस यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ खाना सोना हमारा काम नहीं है, बल्कि काम भी करना चाहिए। और इसके बाद आगे सुजान इतना मेहनत करता है कि बहुत अच्छे फसल आते हैं। चैत का महीना होता है, जगह जगह अनाज होती है। इस वक्त सुजान का वक्त वापस आता है। वही भिक्षुक जिसे एक दिन सुजान ने खाना नहीं दे पाया था, वो भिक्षुक वापस आता है यहाँ पर चैत के महीने में। और उसके बाद जो है, सुजान कहता है कि अपने बेटों से कहता है कि जो उन्हें अपने दोनों बेटों से कहता है कि भिक्षुक को जितना चाहिए उतना अनाज देना चाहिए। और सुजान खुद क्या करता है, वो अनाज को ले जाकर भिक्षुक के गांव तक छोड़कर आता है अमोला। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हम लोग कहानी जो है यहाँ पर समाप्त होती है। इसमें आप लोगों को ये महत्व देना है, परिवार को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है, मेहनत करना है। हमेशा सोचिए, जब आप लोग मेहनत करते हैं तो वो कभी भी उसे आप लोगों को हार नहीं होती, बल्कि जीत होती है। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर आप लोग अपना कर्तव्य पालन करना, अभी के लिए फिलहाल आप लोगों का कर्तव्य क्या है, जो आप लोग कॉलेज में नियुक्त हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ मस्ती करने के लिए नहीं, इसके साथ थोड़ा पढ़ाई भी करना है। तो वो आप लोगों का कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को आप लोगों को पूरा करना है। और वो कर्तव्य जब आप लोग पूरा करेंगे ना, उसके लिए कभी धोखा नहीं होगा, बल्कि आगे चलकर आप एक अच्छे पद पर होंगे। यही उम्मीद के साथ आज के जो यह कार्यक्रम में मुझे जो मौका मिला इन सब के बारे में बात करने के लिए, तो मैम धन्यवाद, आपका धन्यवाद मैम। अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग एक बात तो समझे, जो इतना वक्त मांगे और सबने इतना मेहनत किया, आप लोग भी जो इतने वक्त यहाँ पर बैठे थे, इसके लिए थोड़ा तो कुछ सीखे। यहाँ पर इस सभागार से कुछ तो सीख लेके जाए, इसी उम्मीद से इस जो कार्यक्रम को यहाँ पर मुझे जो मौका दिया, इसके लिए विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद मैम, धन्यवाद बच्चों। Puja for the PPT and the way it was presented. I myself was so mesmerized with your language and the presentation, ma'am. I think all of you should learn that this is how you should also handle the English, Kannada, Sanskrit, Hindi lesson. Because a small piece of suggestion which all language teachers always feel, because we want you to involve yourself, and I have told you one thing in the class. There are times when you have to go to the world of imagination also.
right? You remember whenever I say in the class, more human and more of imagination. Okay. Now we have got the most wonderful time that we are going to watch our students getting the greatest moment in their life, the prizes that they deserve. And I will start off by calling out the names for the first few toppers. I would request our guests to please do the honors, ma'am. I would like to call upon first, now whoever is there in second view, with the got first view, toppers, PCMB, I would like to call out DN Prajwal. He has got 600 out of 600. I can't hear the applause. Congratulations, Prajwal. Congratulations, Prajwal. I would like to call upon Manasa from PCMC, who has got 577 out of 600. Congratulations, Manasa. Bhavana from PCMB, 572 upon 600. Congratulations, Bhavana. I'm not hearing the applause. You are going to be here in the future, so you must do a big job as well. Neha G from PCMB, 571 upon 600. Rutuparna Sridhar, PCMB, 565 to 600. Another big round of applause. All of you, all of them. Before I would like to just mention one thing, with your permission. Our beloved principal, who is giving us such wonderful opportunities, especially for the students, has been doing this kind gesture of giving our PCMB second PU topper Jeevan, please come, with an endowment prize. And the name for the prize is Hulkudu Puttaman Puttaya Gowda Memorial Prize, which is the name of ma'am's mother-in-law and father-in-law, her beloved mom-in-law and father-in-law. Let us all stand up and give this salutation to ma'am for this kind gesture. And for a great job. Ma'am, I would request Mr. Ma'am to continue. Please take the seat. J. Tejaswini from Commerce and Aditya shared the first place in first few 600 upon 600. I can't hear the class beside girls. Ranjani, 597 upon 600. Harshit DS, 588 out of 600. Now the energy is coming down, is it? Rachana, 584 upon 600. Mateen Mohammed, 580 upon 600. Thank you so much, students. There's another announcement. Mount Carmel College celebrated their Platinum Jubilee on September 1st, 2nd, and 3rd with many events for intercollegiate. In that, our students, Harshit and Aditya from Commerce 2nd year, have won the Economics Quiz Prize first place. Please give them a big round of applause.
Aditya Vantakirti. I repeat the name. Harshit and Aditya. Congratulations. Very good. Aditya is only smile on the stage. Thank you, ma'am. Looking forward to all the first years to do well in your final exam. The second years to come out with flying colors. Thank you. Over to Mokshi. थैंक यू मैम फॉर गिविंग अवे द प्राइजेस। मैं बुलाना चाहती हूँ प्रथम पीयूसी ए विभाग की छात्रा लतीशा को अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। इसी के साथ मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती शशिकला एन मैडम जी, जिन्होंने अपने कीमती समय हमारे साथ बिताया और हमें प्रेमचंद के बारे में और जिंदगी के बारे में अधिक जानकारी दी, जिसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू। और हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर नलिनी जी एस मैडम, हमारे हिंदी शिक्षिका श्रीमती शैलजा मैम और हमारे शिक्षागण, नॉन टीचिंग स्टाफ एवं मेरे साथियों को यहाँ उपस्थित रहने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।